नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। ग्लोबल वार्मिंग एक लंबे समय से चेतावनी के साथ हमारे और आपके सामने है, किंतु इस बार तो गजब हो रहा है। फरवरी के महीने में मार्च के अंतिम वाली गर्मी आ गई है। 33 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है। बात तो यह तक की जा रही है कि 40 पहुंचेगा। और अब चिंता कृषि विभाग भी करने लगा है कि फसलों का क्या होगा, फूलों का क्या होगा, फूलों का उत्पादन गिर जाएगा। ऐसी तमाम चर्चाएं आप सामने आने लगी हैं। स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैं बच्चों के डॉक्टरों से बात कर रहा था तो उन्होंने हमसे बताया कि इस समय एक विशेष प्रकार का वायरल चल रहा है जिससे बच्चों को उल्टी आने लग रही है, दस्त आने लग रहे हैं, ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आज एक रिपोर्ट और आ गई। ज़्यादातर अमीर देश कहते थे ये गरीब देश जो है ये पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, गरीब देश। लेकिन आज की रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। दौलतमंद लोग कई हजार गुना कार्बन जो है पैदा कर रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। उनके विमान, उनके याच, उनकी संपदाएं, उनके प्लांट्स और उनकी जीवन शैली, उनकी लाइफ स्टाइल जो हम नहीं देख पाते। और ये रिपोर्ट ग्लोबल है। पेरिस से इस पर अध्ययन हुआ, रूस से अध्ययन हुआ। रूस में तो एक कारोबारी जो सबसे ज्यादा खरबपति है, कहते हैं कि अगर उनका ही जो है कार्बन फुटप्रिंट रोक लिया जाए तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। क्या ये जो कदम बढ़ रहे हैं ये हमारे लिए कितने घातक हैं और इनसे कैसे बचाव करें, कैसी स्थितियां संभलेंगी, आज हम इसी पर विचार करेंगे। और इस विचार मंथन में मेरे साथ हैं जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज तिलक जी। राज तिलक जी एक ऐसे चिकित्सक हैं जो अपनी रोग चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं पर तो अध्ययन करते ही रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, किंतु पर्यावरण के प्रति भी बहुत सजग रहते हैं। अभी हाल में आपको भारतीय बाल रोग एकेडमी से राष्ट्रीय फेलोशिप प्राप्त हुई है। डॉक्टर साहब, मैं आपका इसके लिए अभिनंदन करता हूं। और ये जो राष्ट्रीय फेलोशिप मिलती है वो मिलती है कि आपने अपने क्षेत्र में, माने बाल रोग चिकित्सा के क्षेत्र में कितना महान योगदान किया है। और ये महान योगदान देश के चुनिंदा लोगों में होता है। ये गर्व की बात है कि कानपुर को भी इस बार वो अवसर अहमदाबाद में मिला है। मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बात पैदा हुई जी 1950 से 80 के बीच में विशेष रूप से आई जी, और 80 में तो बढ़ गया, उन लोग इसको 92 तक ले जाते हैं। लेकिन जो इस बार की स्थिति है, बढ़ता तापमान, जी क्या कहेंगे इस बारे में? पहला रिएक्शन। सर देखिए, कुछ हो रहा है अखिल विश्व में जो नहीं होना चाहिए था। और उसके पीछे जब अनुसंधान किया जाता है, खोज की जाती है, अन्वेषण किया जाता है, तो ये मालूम पड़ता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसके पीछे मनुष्य का ही फुटप्रिंट, उसका हाथ, उसकी फिंगरप्रिंट्स है। तो मनुष्य ने
सृष्टि का, प्राकृतिक संपदा का, नैसर्गिक संपदा का इतना अधिक दोहन किया है जितना उससे पैदा हुआ अपशिष्ट को संभालने में ये पृथ्वी जो है ये असहाय है। इसकी उसको संभाल पाने की क्षमता से कहीं ज्यादा हमने उपभोग कर डाला है। हम वृक्षों को काट रहे हैं, जंगल समूल नाश कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन चल रहा है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण, बड़े बड़े मिल, चिमनियां, धुआं उगल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है पड़ा हुआ है जो रेडिएशन वेस्ट पैदा कर रहा है। आप देखें इस जमीन को, हमारे समुद्रों को, महासागरों को और आकाश को हमने तमाम ग्रीन हाउस गैसेस से भर दिया है। ये ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और आप जान के शायद चौंक जाएं कि पिछले 10 साल में जो विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पहुंचा है वो उसके पहले कभी नहीं पहुंचा था। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये आकाश में जाके चारों तरफ फैल जाती हैं, हमारे ऊपर जैसे किसी ने कंबल ओढ़ा दिया हो हमको। और जो अर्थ की धरा की गर्मी है वो फिर आकाश में, अंतरिक्ष में नहीं जाने पाती, बल्कि उसको ये अवशोषित कर लेते हैं, रोक लेते हैं। नतीजा यह है कि धरती का तापक्रम बढ़ता जा रहा है, शनई शनई बढ़ रहा है और इसकी आवृत्ति धीरे धीरे तेज और तेज और तेज होती जा रही है। नतीजा यह है कि ये तापक्रम बढ़ने से इसके दुष्प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं। वो तरह तरह के दुष्प्रभाव हैं। आपने अभी स्वयं कहा टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी का वो पैमाना पहुंच गया है जो लोग कहते हैं इस मौसम में होने वाले टेम्परेचर से 8 से 10 डिग्री जागे बिल्कुल। होली पे लोग बता रहे हैं इतनी गर्मी हो जाएगी कि जितनी मई के महीने में होती है। तो गर्मी बढ़ रही है, अखिल विश्व में बढ़ रही है। और खास तौर पे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वो तो वैसे भी गर्म देश हैं। ठीक बात है। तो आप देखें इस गर्मी के अतिरेक से जो गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं, जिसको आप हीट स्ट्रोक कहते थे, लू लगना कहते थे, हीट एग्जॉर्शन कहते थे, वो सब बढ़ने लगेगी। कुछ दिन में आप पाएंगे कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इस लोड को संभालने में असमर्थ हो रही हैं। ठीक बात है। और बहुत से परिणाम हैं, शायद ही कोई ऐसा सिस्टम बचा हो जहां इसके दुष्परिणाम सामने ना आ रहे। वैसे अब तो हमने ये देखा कि लोग मई में ये एयर कंडीशनर वगैरह चलाते थे, पंखा जरूर मार्च आर्च में चलने लगते थे। अब तो एयर कंडीशनर अभी शुरू हो गए और जो पंखे हैं तो खैर कई दिन पहले से शुरू हो गए। क्या ये भी बहुत ही समय के अनुकूल हो रहा है या फिर इससे कहीं हमको बचाव भी करने की ज़रूरत है? इतने ज़्यादा हमको अतिरेक होने की ज़रूरत नहीं है, क्या आप कहेंगे? सर देखिए, हर व्यक्ति के लिए या हर स्पीशीज के लिए कहूं जी, काम करने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। ठीक। जैसे इस समय हम लोग बैठे हुए हैं 32-34 डिग्री पे, तो बहुत सुखद है, काम करने में मन भी लगेगा, थकावट भी नहीं आएगी और हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति जो है वो देर तक हम उसके सहारे काम कर सकते हैं। लेकिन यही टेम्परेचर हम यहाँ 45 डिग्री कर दें तो हमें परेशानी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, हम शायद मौका छोड़ के भाग जाएं। इसी ढंग से बहुत नीचे चले जाएं, -3 डिग्री कर दें यहाँ पे, या 3 ही डिग्री कर दें तब भी मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे लिए काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए और वो सबके लिए चाहिए। आप देखेंगे खास मौसम होता है तब मच्छर मक्खियों को खूब बढ़िया सुखद रहता है, ढेर से मच्छर मक्खी सब पैदा होते हैं। जब बहुत ठंडक हो जाती है या बहुत गर्मी हो जाती है तो सब गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते कहाँ हैं। तो मनुष्य को अपने लिए जो श्रेष्ठतम टेम्परेचर चाहिए,
हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्राकृतिक तौर पे मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो वो ऐसे आयोजन और ऐसे साधनों का इस्तेमाल करता है कि वो अपने लिए बेस्ट पॉसिबल क्लाइमेटिक कंडीशंस पैदा कर सके। ठीक बात। डॉक्टर साहब, मुझे पता लगा कि अभी आप एक वर्कशॉप में गए थे जो पोल्यूशन से ही संबंधित थी, उसमें वर्तमान संदर्भों को लेकर के क्या खुलासे हुए और क्या उसमें कोई इस बात की जानकारी हुई है कि इस समय जो टेम्परेचर बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है? एकदम सर, मैंने बड़ा स्पष्ट आपसे कहा कि मनुष्य के जो प्रयास हैं, जैसे माइनिंग है, आपका जो हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल माने जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप देखें ढेर सारे जो ताप जनरेट करने वाले विद्युत संयंत्र हैं इस देश में, बड़ी तादाद है। हम अपने देश का जो कोयला निकालते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, बल्कि बाहर से कोयला आयात करते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। पेट्रोलियम जो हमारे यहाँ है, बॉम्बे हाई से निकल रहा है, आसाम में निकल रहा है, हम सब खपा देते हैं, और दुनिया भर में जहां तेल के कुएं हैं वहां से तेल मंगा के इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है इसको हम जलाते हैं, माइनिंग करते हैं। फिर ये जो हम नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, ये कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड को क्रिएट करने के लिए, पैदा करने के लिए कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवाई जाती है। ढेर से जानवरों को पैदा किया जाता है, बड़ा किया जाता है। उस मीट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ढेर सी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। वही नहीं, जो पैडी की क्रॉपिंग है, चावल की, जिसमें पानी बहुत लगता है, तो जब पानी बहुत लगता है धान की फसल में, तो पानी डालने पे वहां एनारोबिक बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं और उससे भी मीथेन गैस पैदा होती है। फिर हम डीजल एग्जॉस्ट गाड़ियों के पीछे निकलता रहता है, ये हमारे लिए तकलीफ का कारण है। तो यूं हम ढेर सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जनरेट कर रहे हैं अपने कार्यकलाप से, जिसकी वजह से मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि दुनिया भर का तापक्रम बढ़ रहा है। पिछली दशाब्दी से या और थोड़े पहले से धरती का तापक्रम अपने जो पूर्व काल था उससे 1.1 डिग्री बढ़ चुका है। और 2015 में पेरिस में एक वातावरण पे सम्मेलन हुआ जिसमें यह तय किया गया कि हमें वो तमाम प्रयास करने चाहिए जिससे हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकें, और उसके लिए जो सीमा तय की गई कि हम किसी भी हालत में धरती का तापक्रम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन आप देखेंगे जिस तेजी से बढ़ रहा है ये आंकड़ा तो अगले 10 साल में हम पा जाएंगे, और इस सदी के अंत में हम 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके परिणाम होते हैं। अब क्या परिणाम होते हैं, मैं चाहता हूं अगर आप 2 मिनट दें तो उस पर भी चर्चा करें। देखिए, एक तो इसकी वजह से जो हमारे ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव में ढेर सारी बर्फ जमा है, वो बर्फ पिघलती है और लगभग 5 बिलियन टन बर्फ हर दिन पिघल रही है वहां से। ये जो पिघलती है बर्फ, ये नदियों में पानी बन के आता है और अंततः गत्वा ये समुद्र तक पहुंचता है, जिससे समुद्र का जल स्तर शनई शनई बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में समुद्र का जल स्तर बढ़ा है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि जो टापू क्षेत्र हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार हैं, हमारे मालदीव्स हैं, मालदीप, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, नीदरलैंड है, बांग्लादेश है, ये सब पानी में समा जाएंगे। जब पानी में समा जाएंगे तो आप सोचें यहां से जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं विस्थापित होके जाएगी, अपनी जान बचाएगी।
और दुनिया की 60% आबादी समुद्र के किनारे के क्षेत्रों में रहती है, कोस्टल एरियाज कहते हैं उनको। तो ये 60% आबादी जब अपने मूल क्षेत्रों से विस्थापित होगी, तो अभी आप नारा लगा रहे थे कि रोहिंग्या क्यों घुसा लिए, कि आप बांग्लादेशी देश में क्यों चले आए, उससे अराजकता पैदा हो रही है, रोजगार का संकट पैदा हो रहा है, भोजन के लिए कंपटीशन हो रहा है, उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम होंगे। राष्ट्रों के बीच युद्ध भी शुरू हो सकता है। तो ये तो एक डायमेंशन हुआ। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या होगा ये भी समझ लीजिए। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा विरल होगी, तेज चलेगी। तेज हवा चलने से जो टॉर्पीडोज हैं, जो धूल है, आंधियां हैं, अचानक वो बढ़ जाएंगी। हवा में धूल के कण 2.5 pm 10 pm इन सब की आबादी बढ़ जाएगी। फिर जो हमारे पौधे हैं उनका परागण का जो काल है वो बढ़ जाएगा। नतीजा यह है कि ज्यादा परागकण वातावरण में रहेंगे। इन दोनों का शामिलाती नतीजा ये होगा कि जो सांस की बीमारियां हैं, दमा है, सीओपीडी है, एम्फाइसीमा है, नाक की एलर्जी है, इसके केसेस बढ़ेंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे और उनको नियंत्रित करना मुश्किल होगा। फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपसे मैंने कहा जाड़े में मच्छर मक्खी खत्म हो जाते हैं, जहां थोड़ी सी गर्मी आई आप देखें फिर चालू, तो इनकी आबादी बढ़ेगी। और जब मच्छर बढ़ेंगे, मक्खियां बढ़ेंगी, तो क्या होगा स्वास्थ्य क्षेत्र में आप अंदाजा स्वयं लगाइए। मलेरिया बढ़ना तय है, डेंगू बढ़ेगा, चिकनगुनिया बढ़ेगा, येलो फीवर बढ़ेगा और दुनिया की बड़ी आबादी इन बीमारियों की वजह से काल के गाल में समा जाएगी। एनकेफेलाइटिस बढ़ेगा, क्यूलेक्स मच्छर ज्यादा पैदा होगा। और ये जहां होते हैं वहां तो हैं ही, लेकिन जिन हिस्सों से बर्फ पिघल जाएगी, क्योंकि बढ़ी हुई गर्मी धीरे धीरे बर्फ के रिसीड होने का कारण बनेगी, पहाड़ में बर्फ और ऊपर और ऊपर और ऊपर सिमटती जाएगी, तो नए क्षेत्रों में भी इन बीमारियों का प्रसार होगा, हो जाएगा। हीट स्ट्रोक की बात मैं आपसे कर चुका हूं। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी चुनौती है, राजनीतिक हलचलों में हलचल होनी चाहिए, आर्थिक लोड हमारे ऊपर आएगा और कुल मिला के ये संपूर्ण विश्व युद्ध, कहिए महायुद्ध की चपेट में चला जाए। ये कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी की तंगी से होगा, क्योंकि एक बार सारी बर्फ पिघल गई तो फिर नदियां सूख जाएंगी। और एक चीज और, जब पानी बढ़ रहा है तो ये पानी उड़ता भी है, बादल बनते भी हैं, बारिश भी एरेटिक और ज्यादा और टॉरेंशियल होती है। और ये देखा जा रहा है कि पिछले 10-20 साल में ये आवृत्तियां बढ़ी हैं। गर्मी बढ़ने के कारण तमाम जंगलों में आग लग जाती है। अभी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी। तो ये सारे दुष्परिणाम जगह जगह दिखाई देंगे, सनबर्न बढ़ जाएगा और मनुष्य के लिए शायद इतने बड़े तापक्रम पे अपनी सारी क्षमताओं के साथ अपने आप को व्यक्त करना मुश्किल। और अभी देखा गया तो केंद्रीय बजट में इसकी रोकथाम के लिए हाइड्रोजन गैस के बारे में बजट बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो ग्रीन हाउसेस है ये दूर होंगे। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार बिल्कुल सजग है और केंद्र सरकार इस दिशा में कदम भी उठा रही है? देखिए, जिस ढंग से इन्होंने इलेक्ट्रिकल कारों को आगे बढ़ाया है जी, उसके लिए लिथियम आयन बैटरीज को उसकी कीमत में कमी करने के लिए विचार किया है। सोलर एनर्जी या जिसे कहना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को सब्सिडाइज किया जा रहा है, आगे लाया जा रहा है। इसके सिवा आप देखें, पहले हमारे पेट्रोल में लेड हुआ करता था, लेडेड पेट्रोल होता था। आजकल जो पेट्रोल मिलता है उसके अंदर लेड नहीं होता है। इसके सिवा जो हमारा इथाइल हाइड्रोक्सिलाइड है, मतलब
जो इथाइल अल्कोहल है, यूं कहूं ज्यादा साधारण भाषा में, उसका मिश्रण किया जा रहा है। और हाइड्रोजन की बात आपने कही अभी, ये सारे ही उपाय इन चेतावनियों का नतीजा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, और यही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जब हम डीजल एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मजबूत करना होगा, इंडिविजुअल व्हीकल्स को हतोत्साहित करना होगा। कभी गडकरी जी ने जो स्क्रैप पॉलिसी लेके आए कि जो पुराने व्हीकल हैं, 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल से चलने वाले और 15 साल से ज्यादा पेट्रोल से चलने वाले, उन सबको आप स्क्रैप में हटाइए और नए व्हीकल इस्तेमाल करिए। वो भी एक तरीका है कि हम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट पोल्यूशन को कम कर सकें। मुझे लगता है कि प्रयास उस दिशा में चल रहे हैं और होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस इमरजेंसी की हालत में तत्परता से कुछ नहीं किया तो पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि इससे अंग भंग, कैंसर, ल्यूकीमिया और इस किस्म की बीमारियां भी तेजी से बढ़ने लगेंगी और फिर मनुष्य मात्र के अस्तित्व के लिए चुनौती होगी। और आप चाहे बाइबल देखें, चाहे कुरान शरीफ देखें और चाहे आप हिंदू धर्म ग्रंथों के पीछे चले जाएं, कहीं ना कहीं विकसित सभ्यताएं समाप्त हो गई हैं और उसका एकमात्र कारण जो सब जगह मिलता है उसमें जल प्लावन की बात की जाती है कि बाढ़ आई और इतनी बड़ी बाढ़ पहले कभी नहीं थी और जो कुछ भी विकसित था वो सब उसमें समा गया। मुझे नहीं लगता मनुष्य को अपनी इस खुदकुशी के मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे भी जोशीमठ में जो दरारें पड़ी या और जगह पड़ी जी, और साथ में तुर्की में जो जिस तरीके के भूकंप आ रहे हैं, अभी भी लगातार भूकंप आ रहे हैं, तो ये भी तो उसी का परिणाम बताते हैं लोग। जी बिल्कुल, जब समुद्र में जल बढ़ेगा, उसका तनाव बढ़ेगा, वातावरण में हवा रेरिफाइड हो जाएगी और ये जो आइस है मेल्ट करने लगेगी, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आपस में प्रायः टकराया करेंगी और बढ़े हुए पानी में फिर तो हम लोग तो हो सकता है तैर के दूर दूर भी चले जाए और टकराएं, फिर बीच में जाके कहीं नए संयोग भी बन सकते हैं धरती में। लेकिन अभी हम जब पिछले वर्षों में देख रहे थे, जब हमारे पर्यावरण मंत्री जो है राकेश जो है जावड़ेकर थे जी, तो उस समय ये आ रहा था कि अमेरिका ये कह रहा था साहब ये जितना भी वातावरण बिगड़ रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। हाँ। और उसके लिए उन्होंने जवाब भी तैयार किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। क्या विश्व में भी इस मुद्दे को लेकर के राजनीति हो रही है? सर, जैसे भारत में है, अभी ऑक्सफाम की रिपोर्ट आई थी जी, ये देश हैव्स और हैव नॉट्स में बटा हुआ है जी। इस देश की 80% जो संपत्ति है वो 5-10% लोगों के पास में है जी। और यूं एक बड़ी खाई है साधन संपन्न लोगों के बीच में और साधन विपन्न लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, सर्वहारा के बीच में, उनके बीच में जो मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पे रहते हैं। विश्व में भी लगभग मोटे तौर पे ऐसी ही स्थिति है। कुछ राष्ट्र बहुत संपन्न हो गए हैं और दूसरी जगह से उठा उठा के कई बार लूट कर भी उन्होंने अपनी झोलियां भर ली हैं और दूसरी तरफ विश्व में आप देखें तो अफ्रीका, नाइजीरिया, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया, ऐसे क्षेत्र हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनको हम लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज कहते हैं। जी जी। अमेरिका खपत के मामले में विश्व का सबसे ज्यादा खपत करने वाला देश है। भारत के आप 1000 लोगों को जोड़ दीजिए, इतनी खपत अमेरिका का एक नागरिक करता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होगा वो भी आप समझ सकते हैं कि उसमें वो थोड़े हैं, लेकिन उनकी भागीदारी जनता के पर कैपिटा के हिसाब से बहुत ज्यादा है।
हमारे यहाँ पर कैपिटा के हिसाब से कम है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से, लेकिन हमारी आबादी बड़ी है। इसलिए जब हम सामूहिक तौर पे देखते हैं तो ये जो गरीब देश हैं, चीन और भारत, ये अपनी आबादी की वजह से ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। पिछले 20 साल में चीन अपने तमाम प्रयासों से अपना उत्सर्जन बढ़ाने को रोक पाया है और एक स्थिर लेवल तक पहुंच गया है। लेकिन जबकि भारत में ये पैमाना निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब विश्व के प्रदूषित शहरों की बात होती है तो आप देखें कि उसके अंदर 3/4 शहर जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं वो भारत में निकलते हैं, और उसमें भी अधिकांश नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं। अभी कुछ समय पहले की ही बात है कि इस गणना में कानपुर को भी एक ऊपरी स्थान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसका मैंने जिक्र किया भी है कि जो दौलतमंद लोग हैं जी, जिसमें अमीर देश और अमीर लोग जी, ये कई गुना जी जो है ज्यादा, बल्कि कई जगह तो रिपोर्ट में आया है, इंडियन यूनिवर्सिटी की, पेरिस की, रूस की, कई रिपोर्टों में आया कि ये लोग कई हजार गुना तक कार्बन फुटप्रिंट पैदा करते हैं। जी, मैं आपसे सहमत हूं सर। हाँ। सब जगह ये बात बड़ी स्पष्ट है। हाँ। कि इसीलिए मैंने कहा जब प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, यानी कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन या मीथेन प्रोडक्शन या जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो किस पैमाने पे निर्मित कर रहे हैं, ये कार्बन फुटप्रिंट हो गया। तो अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति इनके यहाँ 1000 का आंकड़ा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि जब प्रति व्यक्ति है तो भारत में कम है, लेकिन हमारी आबादी ज्यादा है, व्यक्ति बहुत ज्यादा है। तो जब हम उससे गुणा करते हैं तो कुल उत्सर्जन हमारे यहाँ का ज्यादा हो जाता है। अच्छा, और सुधार की दिशा में हम चल रहे हैं, कुछ चले हैं, लेकिन अभी बहुत दूर तक चलना है। तो मुझे लगता है कि इस सफर को आगे ले जाना है। वर्तमान सरकार इस बारे में जागरूक है, जो निर्णय किए गए हैं वो इस दिशा में है, लेकिन शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम और मजबूत कर सकते, इंडिविजुअल व्हीकल्स को हम और हतोत्साहित कर सकते तो इससे भी अच्छा रहता। ठीक बात है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की और बढ़ते तापमान की। कई बिंदु अहम प्रस्तुत किए हैं डॉक्टर राज तिलक जी ने। डॉक्टर राज तिलक जी बताइए, क्या ये सरकार की सजगता ही में हम माने कि एक और ग्रीन हाउसेस को रोकने के लिए बजट में प्रावधान किया गया, वही हेल्थ पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है जी। और अभी हमारे जो यूपी सरकार का बजट आया है उसमें भी हेल्थ को काफी प्रोत्साहित किया गया है जी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपकरण की व्यवस्था, असाध्य रोगों के लिए तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। हजारों करोड़ का बजट रखा गया जी, है। जी। क्या ये भी इसी बात का द्योतक है? सर, ये इसका द्योतक तो नहीं लगता है जी। मुझे लगता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो एक सतत प्रक्रिया है और बहुत पहले से चल रही है, और सरकार, प्रदेश में मौजूदा सरकार और मौजूदा पार्टी की सरकार एक अरसे से है, बजट साल दर साल आता है, तो कभी भी ये परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले मुझे लगता है कुछ हृदय परिवर्तन हुआ है, और चाहे किसी वजह से हुआ अच्छी बात है सर, उसका समर्थन करना चाहिए। और जो आज तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हुआ, वैसा बहुत कुछ इस बजट में मौजूद है। देर से आए पर दुरुस्त आए। कुल मिलाकर के जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो या किसी भी और कारण से हो, कोरोना के मद्देनजर भी हो सकता है, चीजें पर्याप्त से बहुत कम थीं। वो कम से कम उस स्तर तक तो पहुंचेंगी जहां हम कह पाएंगे कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों, अपने दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से कर रही है। मेरी तरफ से सरकार को साधुवाद।
निश्चित रूप से। लेकिन अगर यूँ देखें, स्वास्थ्य मॉडल अच्छा आया है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम अपने कानपुर के ही अस्पतालों की बात करें, अपने जैसे हेलट में सुपर स्पेशलिटी शुरू हुआ है, वहाँ स्टाफ नहीं है, वहाँ पर पर्याप्त संसाधन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, बोर्ड अच्छे लग गए हैं, लेकिन जनता तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। जी जी। क्या आप ये मानते हैं? आप मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, अच्छी बात है, और हर जिले में आप मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हुए, तो ये सब फिर प्रयास तो है, बिल्डिंगें तो आपकी दिखाई देंगी, लेकिन एक आम जन तक स्वास्थ्य की जो बात है वो नहीं हो पाएगी। क्या आप इसे मानते हैं? सर, आपके कथन से मैं 100% सहमत हूं कि सिर्फ दीवारें खड़ी कर देने से और छत बना देने से अस्पताल और मेडिकल कॉलेज नहीं चला करते। उनके लिए मानव संसाधन भी उतना ही जरूरी है, जिसका नितांत अभाव है। जो नौकरी की स्थितियां हैं, उनके साथ में जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, वो सरकारी सेवा में आना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब तक इसको नौकरशाही से मुक्त नहीं किया जाएगा, तो हर कदम पे वहां मौजूद भ्रष्टाचार, उगाही और एक ब्यूरोक्रेट के सामने उससे ज्यादा कॉम्पिटेंस का आदमी सिर्फ यस सर नो सर करता हुआ खड़ा रहे, उसकी क्षमताओं का पर्याप्त इस्तेमाल न किया जाए, ये सारी चीजें लोग स्वीकार नहीं करते। उनको यदि अपने परिश्रम का, अपने विशेषज्ञता का बेहतर मूल्य समाज में सीधे मिल सकता है, तो वो सीधे समाज में जाना स्वीकार कर रहे हैं, जिसके अंदर उनके पास आजादी भी है और अपने आप को व्यक्त करने का सामर्थ्य भी है, जिसके लिए पूरी जमीन मिलती है। लेकिन अब तो बंदिशें भी लगाई जा रही है कि अगर आप इतने दिन तक गांव में नहीं सेवा करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो आपसे इतना पैसा वसूल लिया जाएगा। इसका भी कोई इम्पैक्ट दिखाई दे रहा क्या? सर, सवाल गांव में सेवा करने का बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दा यह है कि गांव के अंदर वहां अगर विशेषज्ञ चिकित्सक आप चाहते हैं, वहां ना सुरक्षा की व्यवस्था है, ना वहां दवाइयां हैं, ना वहां उपचार करने लायक व्यवस्था है, और कुछ हो जाए तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, कहीं जहां साधन है भी, वहां वो कहते हैं धीरे धीरे जब एक व्यवस्था में ढल जाते हैं ये पुराने चिकित्सक, फाइल निपटाने में और दस्तखत करने में और दवाई खरीद करने में और टेंडर पास करने में, तो फिर वो जब शेर को आप मुंह में एक बार खून लग जाए, तो फिर शेर भी आदमखोर हो जाता है सर। तो वो फिर उनको भी काम चोरी सवार हो जाती है। ये जो बड़े अधिकारी हो जाते हैं हेल्थ सिस्टम के, इनका मरीजों से वास्ता बिल्कुल टूट जाता है। ये सिर्फ लोगों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और उससे हुई कमाई पे इनका साधन जीविका चलती है, और यहां से उगाही करते हैं और उठा के अपने से ऊपर स्तर पे पहुंचाते रहते हैं। तो मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में जंग और दीमक की तरह लगा हुआ है। इससे लड़ना होगा, लोगों को काम करने के लिए पर्याप्त वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी, और अगर ये नहीं होंगी तो सिर्फ आप समझें कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया। इन मेडिकल कॉलेज में जब टीचर ही ना होंगे तो पढ़ने वाले छात्र किस स्तर के निकलेंगे, इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। ठीक बात है। और ये छात्र बाहर निकल के डॉक्टर बन के किसकी जिंदगी से क्या खिलवाड़ करेंगे, इसकी आजादी और लाइसेंस इनका जब मिल जाएगा, तो हम पता नहीं स्वास्थ्य सेवाएं ठीक कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। ठीक बात है। डॉक्टर साहब, भी ये अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, आपको स्मरण होगा कि पिछली सरकार में कानून मंत्री थे जी, और जब कोरोना हुआ था तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा खासा लंबा पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था, और जिसमें ये बताया था कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, इलाज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं मिला। मैंने वो पत्र बड़ा चर्चित भी हुआ था जी, और उसको आला कमान ने भी काफी समझे। अब इस बार उन्हीं को जो है स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, जी, जी, चिकित्सा शिक्षा बना दिया गया। अब जब उनको बना दिया, उन्होंने खूब दौरे भी किए, सब कुछ हुआ, और यही अपेक्षा की गई थी कि अब ब्रजेश पाठक
कुछ हो गया, इतना अनुभव है तो काम बढ़िया होगा। क्या आपको लगता है कि कहीं कोई सुधार दिख रहा है? देखिए सर, इसमें नियत की और पॉलिसी की बात से कहीं ज्यादा संसाधन का रोना है जी। और इस बार केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य के नाम पर जो 1.5% ऑफ जीडीपी एलोकेशन था उसे घटा के 1.3% कर दिया गया। हाँ, ये बात सही। तो 0.2% बजट वहां से काट लिया गया। स्टेट का सब्जेक्ट है हेल्थ, नेचुरली उसको कंपनसेट करने के लिए हेल्थ थोड़ा आगे आया है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि घुमा फिरा के मामला वहीं पहुंच गया है। केंद्र ने कम किया, स्टेट ने कुछ बढ़ाया और चीजें जो हैं जहां थी वहीं ठहर गई हैं। ब्रजेश जी, करें भी तो क्या करें? हमें ज्यादा बजट की दरकार है, ज्यादा बेड्स चाहिए, ज्यादा अस्पताल चाहिए, ज्यादा वेंटिलेटर चाहिए, ज्यादा डॉक्टर चाहिए, दवाइयां चाहिए। अगर ये सब उपलब्ध नहीं है तो जैसे अगर आपको इमारत बनानी है तो सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, ईंटा चाहिए। कोई मजदूर या राजगीर दीवारों की जगह चुन थोड़ी दिया जाएगा। तो ब्रजेश जी, करें भी तो क्या करें सर? उनको बजट की तरफ, जब तक इस देश में स्वास्थ्य का बजट जीडीपी के 5% से कम रहेगा, स्वास्थ्य सेवाएं अपने मकाम तक नहीं पहुंच पाएंगी। बहुत आपने सही बात। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो तापमान बढ़ रहा है जी, और जो बजट में प्रावधान हो रहे हैं ये बड़े दीर्घकालीन है, योजनाएं बनेंगी फिर शुरू होगा, लेकिन अगर तात्कालिक व्यवस्था कुछ करनी हो जी, उसके लिए सरकार को, नगर निगम को, राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? सर, मेरे पास एक सीधा सलूशन है जी। जितनी चीजें आपको लगे कि वो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर रही हैं या प्रदूषण बढ़ा रही हैं, उनके ऊपर एक प्रदूषण टैक्स तत्काल आरोपित करिए और उस प्रदूषण वाले टैक्स से जो भी आमदनी हो उससे आप पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो प्रदूषण को कम करने का काम कर सकें, उसमें उसका इस्तेमाल करिए। जैसे आप मेट्रो ला रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। इसी ढंग से बसों का बेड़ा हो सकता है, पुरानी बसें आप हटा सकते हैं, रोड ठीक कर सकते हैं, ट्रैफिक जैम से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। फिर जो हमारा प्रोडक्शन है उसको हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट करें। जहां तक हो सके हर काम, खाना बनाने से लेके फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली अधिकतम ऊर्जा सोलर एनर्जी से आनी चाहिए या विंड मिल से आनी चाहिए। तो ऐसी चीजों को आप सब्सिडाइज करिए और ये पैसा वहीं से निकालिए। जो चीज पोल्यूट कर रही है उस पर पोल्यूशन टैक्स लगाइए, जिससे उधर जाने से लोग हतोत्साहित हो और जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है उसको आप बचा सकें। अच्छा, उससे एक लोगों को मैसेज भी जाएगा कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे प्रदूषण पैदा होता है। ठीक बात है डॉक्टर साहब। अब हम आपसे एक चीज और ये जानना चाहेंगे कि तापमान बढ़ रहा है और आपने भी कई भयानक रोगों तक की चर्चा कर दी कि इससे ये भी रोग हो जाएगा, ये भी रोग हो जाएगा, ये भी रोग हो जाएगा। तो मेरा आपसे केवल ये कहना कि हमको जरा जो वयस्क लोग हैं जी, उनको ऐसे तापमान में जो बढ़ रहा है उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो बढ़ेगा ही, फिलहाल कुछ रोका नहीं जा सकता है, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन जो हम बीमारियां हमारे पर न लद जाएं, हम विभिन्न प्रकार के रोगों से, विलक्षण रोगों से न ग्रस्त हो जाएं, क्या करना चाहिए हमको? सर देखिए, कुछ चीजें बुनियादी हैं और कुछ इंडिविजुअल से ताल्लुक रखती हैं, कुछ सबसे सामूहिक रूप से ताल्लुक रखती हैं जी। सामूहिक में एक बात मैं और कह दूं, हर व्यक्ति को ये कमिटमेंट करना चाहिए कि वो अपने जन्मदिन पे, अपने शादी की सालगिरह पे, अपने बच्चे के जन्म पे, और अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो प्रत्येक के जन्म में एक वृक्ष जीवन काल में जरूर लगाए।
एक वृक्ष अगर हम संकल्प कर लें, और इस किस्म की योजनाएं सरकार शुरू कर सकती है कि आप इतना पैसा इस संस्था को दे दीजिए, आपके नाम से एक पेड़ लगेगा, उस पेड़ की डेवलपमेंट और ग्रोथ की कहानी हम आपको बताते रहेंगे, इसके लिए इतने पैसे आप वहां दान करिए। तो कई जगह पहाड़ों पे ये काम हो रहा है। मैं सिर्फ उसी को अखिल भारतीय स्तर पे लागू करने को कह रहा हूं। अब आते हैं व्यक्ति संज्ञक जो आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, हमको अपने आप को धूप को, गर्मी को एक्सपोज करने से बचना होगा। दूसरा, ढीले ढाले, पसीना सोखने वाले सूती कपड़े पहनने होंगे। यानी जो लोग जीन्स पहन रहे हैं या जो आपके पॉलिएस्टर और टेरिकॉट टाइप की चीजें पहन रहे हैं, बेहतर होगा हम लिनन और पतले कॉटन की तरफ चले आए। जैसा बंगाल के लोगों का पहनावा है, धोती पहने, कुर्ता पहने, पायजामा पहने। अब समय आ रहा है कि इस टाइप के कपड़े, और सफेद हल्के रंगों के हों तो बेहतर रहेगा, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जो हल्के रंगों के कपड़े हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर हम रोज नहाना शुरू करें। गर्मी के दिनों में दिन में कम से कम 2 बार 3 बार भी नहा सकते हैं, लेकिन अपने को गर्म ना होने दें। पानी और दूसरे तरल पदार्थ, अब वो फ्रूट जूस हो, नारियल पानी हो, कोई भी चीज ऐसी हो, पना हो, लस्सी हो, है ना, शरबत हो सकता है, कोई भी चीज हो, हम पेय को लगातार पीते रहें। खास तौर पे अगर घर से हमें निकलना पड़े किसी काम से धूप में, तो इसको हम भूलें ना कि हमको ये पी के निकलना है। और बाहर भी अगर अपने साथ हम ले जा सकें तो हम पानी का कुछ इंतजाम लेके चलें। फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जगह जगह ड्रॉट, सूखा पड़ेगा, फसलें तबाह हो जाएंगी। अनाज जो है, आपने खुद भी अपने जो प्रस्तावना आप दे रहे थे उसमें ये बात कही है कि हमारा प्रोडक्शन फसलों का कम हो जाएगा, उनका सीजन बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि अकाल की वजह से भोजन महंगा हो जाए और कुपोषण ग्रस्त देश जो हैं और भी कुपोषित होते चले जाएं। नतीजा यह है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री हमारे भोजन का वितरण कर रहे हैं, आज कोरोना की वजह से कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य इस बात से गर्वित हो कि कल हमें सूखे से निपटने के लिए लोगों को निरंतर खाद्यान्न सप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन देश को हमें इस आपदा से बचाना ही होगा और ऐसी फसलें उगाना शुरू करना होगा जो कम पानी के साथ पैदा की जा सके। और आप देखें, बहुत बढ़िया बात, प्रधानमंत्री मोटे अनाज की बात निरंतर कर रहे हैं। जहां पे कम पानी है और कुछ पैदा नहीं होता, वहां मोटे अनाज पैदा हो सकते हैं। जहां ज्यादा पानी है वहां हम शुरू कर देंगे तो कल होने वाले सूखे से हम लड़ सकते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने को तैयार है, जिससे लोग उस क्षेत्र में आए और ऐसा करें। और मोटे अनाज में फाइबर भी ज्यादा है और रागी ऐसी चीजों में आयरन भी बहुत ज्यादा है। और भारत की बड़ी समस्या आयरन डिफिशिएंसी, अनीमिया है। तो हमको पूरा प्रयास करना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ सारे एमपीज को बुलाया और उन्होंने मोटे अनाज की एक दावत भी दी, इसी बात को प्रतिपादित किया। तो ये सोच उस दिशा में जा रही है, इस बात के प्रबल संकेत हैं। और मुझे लगता है भविष्य में ऐसे खतरों को रोकने के लिए, बचाने के लिए उपाय करने का वक्त आ गया है, काम शुरू हो गया है और यही आंदोलन अभी और आगे जाएगा। ठीक, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो धूप है और जो दूसरा वातावरण है उसमें अपने को एक्सपोज न होने दें, कपड़े सूती पहने और तरल पदार्थ लेते रहें, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। लेकिन हम अगर आपसे पूछें बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें कैसे हम केयर करें ताकि ये जो तापमान बढ़ रहा है उससे उनका बचाव किया जा सके? देखिए, एक बात और मैं अपने पुराने कथन में जोड़ दूं,
ठंडे मुल्कों में तो ये नहीं होता कि वहां पसीना निकलता हो, लेकिन हमारे जैसे जो उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल प्रदेश हैं वहां पे हम लोगों के पसीना बहुत निकलता है और पसीना नमकीन होता है, अगर कभी स्वाद चखे आप उसका तो यानी हमारे शरीर से नमक का भी क्षति होती है, अपव्यय होता है, बाहर निकलता है। इसलिए हम वेस्टर्न टेक्स्ट बुक्स के अपनी दिमाग को बंद न कर लें सोच को, हमें ज्यादा नमक की जरूरत है और गर्मी के दिनों में खास तौर पे। और आप देखें जो हमारे ट्रेडिशनल पेय हैं जैसे पना, जैसे जलजीरा, शिकंजी, इसके अंदर नमक का भरपूर प्रयोग होता है और ये शायद इसीलिए इंट्रिंसिकली आए हैं। अब बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, बच्चों के लिए भी लगभग यही सब बातें लागू होती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चों को हम नहलाएं, ढीले ढाले पसीना सोखने वाले सूती कपड़े पहनाएं, तरल पेय बहुत दें, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा कर रखें। यानी कि हम उनको कैद नहीं कर सकते, तो हमें छाते का प्रयोग शुरू करना चाहिए अब उनके साथ में। खास तौर पे सफेद छाते, अगर आप देखें कुछ देशों में, खास तौर पे जो बहुत गर्म देश है वहां बड़े बड़े जो अरब शेख वेख हैं वो सब पूरे सफेद कपड़े पहने रहते हैं, उनको तो धूल से भी बचना है। लेकिन हमें छाते का प्रयोग गर्मी के दिनों में, बरसात में तो सब करते हैं, मुझे लगता है उसको भी इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। और बच्चों पे बहुत बोझ न ला दें, भारी बस्ता उनकी क्षमताओं को कम करता है। बिल्कुल सही। तो ये भी ध्यान रखें, स्कूल के टाइमिंग्स भी हमको बदलने होंगे, सुबह जल्दी शुरू करके उनको जल्दी ही खत्म करना होगा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से, और ये जो वर्तमान का जो विषम माहौल है, इस माहौल में हम कैसे सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, इस पर आपने अच्छी चर्चा की। मुझे विश्वास है कि लोग इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। स्नान करना, सफेद कपड़े, सूती के कपड़े पहनना, पसीना आ रहा है इसलिए थोड़ा सा नमक बढ़ा देना, और साथ में सफेद छाते का प्रयोग करना। बच्चों के लिए भी, और बच्चों के स्कूल के समय पर परिवर्तन हो ही जाता है, लेकिन उसमें भी एक विषम तरीके से जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसमें और सुधार की आवश्यकता है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।